Here is another question of manufacturing. और ईयर कौन सा है? नवंबर 2024, सॉरी जून 2024, पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर 2। एक अटेम्प्ट पहले ये टेस्टिंग हुई थी, और अगर आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट हो तो आप 7707 पेपर ऑन करोगे, अगर आप IGCSE के स्टूडेंट हो तो 0452 ऑन करोगे। आपके पास किस नाम से है? टोयो ओन्स अ फैक्ट्री विच मेक डॉल हाउसेस। आप क्या बना रहे हो? हर फाइनेंशियल ईयर एंड कब ख़त्म हो रहा है? इसका मतलब शुरू कब होगा? फरवरी, यानी फरवरी से जैन तक आपका 12 महीने बनते हैं। इन्वेंट्री दी हुई ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग और फिनिश गुड्स ओपनिंग दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी क्या है? ये मेरी सारी ओपनिंग्स हो गई। इसके बाद बेटा ये मेरी क्या हो गई? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हो गई। वो कैसे होगी बेटा? 31 जनवरी। तो ये मेरे पास क्या हो गई? सारी क्लोजिंग हो गई। सोल ट्रेडर में एक ही इन्वेंट्री होती है, पार्टनरशिप में एक ही इन्वेंट्री होती है, बट मैन्युफैक्चरिंग में 3 इन्वेंट्रीज होती हैं। किस किस की? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मीन्स वुड, वर्क इन प्रोसेस मीन्स जो भी टेबल, चेयर, बैंच जो भी प्रोसेस कर रहे हो विच इज़ कॉल्ड पार्शियली कंप्लीटेड, एंड फिनिश गुड्स मतलब फुल कंप्लीटेड, जो आपके पास प्रॉपर फिनिश फॉर्म में आ गया, यानी रेडी टू सेल जिसको हम कहते हैं। इसके बाद ये कुछ एडजस्टमेंट है, यहाँ देख लीजिएगा। रेट एंड इंश्योरेंस आर टू बी अपॉर्शन, यानी रेट एंड इंश्योरेंस ऊपर कितना दिया हुआ है? 16,200 का दिया हुआ है। अच्छा, अपॉर्शन 2/3, इधर देखिएगा प्लीज़। 2/3 और 1/3 ये कहाँ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। और ये कहाँ बन जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, जो भी तुम्हारी वैल्यू होगी। उसके बाद ये हमें कैसे पता क्यों? अपॉर्शन कर रहे हो फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में रेट एंड इंश्योरेंस है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर नॉट आइडेंटिफाइबल, विच आर नॉट ट्रेसेबल, जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते हो। सिंपल वर्ड लिखा हुआ है कि रेट एंड इंश्योरेंस का 2/3 किस में चला जाएगा? फैक्ट्री में, और जो 1/3 किस में चला जाएगा? ऑफिस में चला जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ नेक्स्ट में, 31 जनवरी 2000 जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस 35 to 35 वर अनपेड। अनपेड मीन्स इस्तेमाल कर लिया है मगर पैसे, दिस इज कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंस। तो ऊपर जाएंगे, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस लिखेंगे, तो कितना अक्रूड है बता सकते हो? 235। कितना हो जाएगा? टोटल कर सकते हो? 6390। इसके बाद फैक्ट्री की मशीन की डेप्रिसिएशन निकालनी है, RBM मेथड से निकालनी है, सही है। और RBM मेथड से कैसे निकालूंगा वो इम्पॉर्टेंट है। एक में बेटा 120,000 माइनस 52,500 कितना बेटा? 67,500। ये नेटबुक वैल्यू आ गई उसका 16,875। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं अपने पास जल्दी से क्विक स्टार्ट कहाँ से करता हूँ? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम की हेडिंग डाल दी। जितना साथ चलेंगे उतना आपके पास फ़ायदा है, आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सर कहाँ मिलेगी वो? ऊपर मिल जाएगी। कितनी है मेरा बच्चा? 12,400। इसके बाद फिर क्या आएगा? ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल थी सवाल में। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ है भाई? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 143,000। कोई एडजस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं है। फिर क्या आता है? लेस
लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मेरे ख्याल से परचेज रिटर्न नहीं है, तो इस स्टेप को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, स्किप कर दो। कैरेज इनवर्ट भी नहीं है, स्किप कर दो। तो फिर क्या आ जाएगा, तो देख लो कितना कंसाइज हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कितना दिया हुआ है बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 11,205। इन सब को अगर मैं कहता हूँ आपके पास, इन सब को टोटल कर लो तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 में बेटा डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम 14 14,9,195 माइनस हो गया ना 11,000। हाँ 12,400 प्लस 143,000 माइनस 155,400 आएगा प्लस 144,195। थैंक यू बेटा, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या आता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। वेजेस दी हुई हैं, किस नाम से दी हुई हैं, वेजेस दी हुई हैं फैक्ट्री ऑपरेटिव के नाम से। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फैक्ट्री ऑपरेटिव, फैक्ट्री ऑपरेटिव मींस यानी आपके पास ये क्या दी हुई हैं, वेजेस दी हुई हैं, किस नाम से हैं, ऑपरेटिव्स के नाम से हैं। कितनी हैं, 51,000। वेट कीजिएगा। सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र मेरा बच्चा वो किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा। जो पूरी फैक्ट्री को मैनेज करता है, वो प्रोडक्शन थोड़ी करता है। इसके बाद मेरा बच्चा यहाँ पर वेजेस ऑपरेटिव के बाद आपके पास देखो मेरे ख्याल से डायरेक्ट एक्सपेंस या रॉयल्टीज़ नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही है, नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रही, मुझे तो इस क्वेश्चन में नज़र नहीं आ रही, तो मैं स्टेप को इग्नोर कर रहा हूँ। तो इसको यानी प्राइम डीएम को और डीएल को प्लस कर लो, तो वो क्या बन जाएगा, 195। एग्री। ये हिस्सा क्या कहलाता है, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, डीएम डीएल डी आर द सम ऑफ प्राइम कॉस्ट विच आर आइडेंटिफाइबल इन अ प्रोडक्ट, विच आर ट्रेसेबल इन अ प्रोडक्ट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, ऐड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अनदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। बट इसमें एक्सपेंस नहीं आते, मतलब इधर एक्सपेंसेस का नाम जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। तो वो नहीं था ना मेरा बेटा, यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल आ गया, डायरेक्ट लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी नहीं था, उनको उसको स्किप कर दिया और दोनों को प्लस कर दिया, प्राइम कॉस्ट आ गया। डन। इसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट एक एक करके छापते हैं, थोड़ा सा साथ दीजिएगा। फैक्ट्री सुपरवाइज़र 19,000, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सुपरवाइज़र वेजेस किसकी, फैक्ट्री की, जो कि कितनी है 19,000। एक मिनट बेटा। इसके बाद फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी किसकी, फैक्ट्री की। कितनी थी बेटा, 16,000। अच्छा, और क्या था भाई, रेट एंड इंश्योरेंस 16,200 था। तवज्जो दीजिएगा प्लीज़, रेट एंड इंश्योरेंस किसका, फैक्ट्री का। 16,200 का कितना, 2/3। हेल्प करें कितना आएगा, 16,200 का 2/3, 16,200 का 10,800। इसके बाद अल्लाह भला करे जनरल फैक्ट्री एक्सपेंस, यानी फैक्ट्री जनरल एक्सपेंस किसका, फैक्ट्री का। कितना था, एक्रूड मिला के 6,390। अच्छा बेटा, इसके बाद इक्विपमेंट था, नहीं मशीन थी, किसकी, मशीन री की क्या निकालनी है, डेप्रिसिएशन, वो किसकी, फैक्ट्री की, जो कि कितनी आई थी 16,875। डन हो गया। इन पांचों वैल्यूज़ को प्लस करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है।
इन पांचों वैल्यूज़ को प्लस करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। सिक्स नाइन ज़ीरो। तो बेटा इधर देखना, ये तुम्हारी क्या है, प्राइम कॉस्ट है, ये तुम्हारी क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। दोनों को टोटल कर लो हम ना, अलीना हसन, दोनों को टोटल कर लो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, 264 260। इसको कुछ नहीं लिखते, इसको कुछ नहीं लिखते, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फिर क्या करेंगे, ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। कहाँ था ओपनिंग, अगेन थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, ये रहा 16,970, यहाँ लिख दिया 16,970। फिल्जा बेटा लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। बेटा वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग कितना है बेटा, 17,682। 17,682। ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस कर दो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 712 माइनस में आ रहा है। कितना माइनस में है, 712। अगर प्लस में होता तो ऐड कर देते, अब माइनस में है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। हम ना फिल्जा हसन हुज़ैफा, आंसर क्या आ जाएगा, 6263,548। उसको क्या कहोगे तुम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है बेटा, 263। अलीना बेटा ये 9 मार्क्स का आपके पास पार्ट था बेटा। किसको, मेरा बेटा, माइनस में थोड़ी आया है बेटा। अगर कॉस्ट माइनस में आएगी तो फिर तो बेकार ही है ना, फिर तुम तो 712 वर्क इन प्रोसेस का डिफरेंस था, यानी ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस था मेरी। ये 9 मार्क का था आपके पास। अब अलीना यहाँ देखिएगा क्या मांगा है आप लोगों से, नहीं बेटा, ट्रेडिंग सेक्शन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तक। इब्राहिम ट्रेडिंग सेक्शन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। इब्राहिम भाई तवज्जो दीजिएगा, नज़र नहीं हटाइएगा, पेन वैन छोड़ दीजिएगा। रेवेन्यू किसका चाहिए, फिनिश गुड्स का। तो मैं सवाल में गया, रेवेन्यू दिया हुआ है 390,100, दिख गया, नंबर कट जाएंगे बेटा। जितनी रिक्वायरमेंट बोली उतनी ही चलना है। तो एक मिनट रुक जाएं, रेवेन्यू ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। फिर क्या आता है, नहीं बेटा सेल्स रिटर्न तो खैर नहीं है, सही कह रही हो, सेल्स रिटर्न नहीं है तो इग्नोर कर दिया। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग डाल दी। फिर क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी भाई, फिनिश गुड्स की। तो है तुम्हारे पास, कहाँ है, 14,825। 14,825। फिर आता है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। मेरे ख्याल से परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल था, तो इग्नोर कर दो। ज़बरदस्त बेटा। इसके बाद क्या आ जाएगा, जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी कॉस्ट निकाली है, वो कितनी है बेटा, आपके पास अल्लाह भला करे 263,548। तो 263,548। इसके बाद परचेज रिटर्न फिनिश गुड नहीं है, कैरेज इनवर्ट फिनिश गुड नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स। वो कितनी है दोस्तों, 13,480। तो आप सबकी हेल्प चाहिए कैलकुलेशन में, इन सब को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 390 भी ऐड कर दो। क्या चीज़ बेटा, 390 नहीं बेटा, कितना, 264,893। एक मिनट, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बोल रहा है, 264,893 एक है 264। थैंक यू बेटा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, सेल्स में से 125,207। ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट बेटा। कितने मार्क्स का था, 9 और 5 14। इधर आओ ना ज़रा प्लीज़, थोड़ी सी हेल्प करो ना, ये मुझे नहीं आता। फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए कितनी डॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, 696। और मेरी कॉस्ट कितनी लग रही थी, एक की पता करती यानी $1 की कीमत बतानी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, ये देखिए
ज़बरदस्त मेरी बेटी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय, सुनिएगा एक मिनट, टोटल यूनिट। इधर यूनिट का नाम क्या है? डॉल हाउसेस। तो एक डॉल हाउस की कीमत पता लग जाएगी। कितनी थी तुम्हारे पास? 263,548 263,548 डिवाइडेड बाय कितने डॉल हाउस हैं? 6936। कितना आ जाएगा? हेल्प कर सकते हो? 3.337.99। लंबी ना करना। 30 नियरेस्ट होल नंबर बोला है। 38 तो एक डॉल हाउस कितने का होगा? $38 ये हमारी कॉस्ट है। तो 14 और 1 15 मार्क। इसके बाद मेरे दोस्तों, मेरे यारों, यहाँ सुनिएगा। इदीर आ कॉम्पिटिटर ऑफ टोयो। इदीर क्या है? बंदा है। टोयो बंदा है, यानी टोयो मैं हो गया और इदीर जो है आप लोग हो गए। तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन है मार्केट में? इदीर है। उसने डिसाइड किया है कि वो अपना कारोबार, किसने डिसाइड किया? टोयो है। अ कॉम्पिटिटर ऑफ टोयो हैज़ डिसाइडेड टू सीज ट्रेडिंग। नहीं समझा क्या मतलब है इस लाइन का? किसने ख़त्म की है? इदीर ने। तो इसका मतलब मैं बादशाह हो गया, मैं बादशाह हो गया। मेरा कॉम्पिटिटर बिजनेस बंद हो गया है, एक्स बंद हो गया है। तो इसका मतलब अब सिर्फ अकाउंटिंग में कौन है? मैब है। सही है। तो अगर सारे कॉम्पिटिटर्स चले जाते, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई फालतू जवाब मत दीजिएगा। अगर मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स, जैसे हम कोई भी कंपनी, यूनिलीवर है, पेप्सी का कॉम्पिटिटर कौन है? कोका कोला। तो जाहिर सी बात है, अगर बच्चों की साइकी के हिसाब से कि एक मैब है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, ये दीज आर द टीचर्स। अगर एक्स वाई जेड चले जाते हैं तो मैं अकेला रह गया ना। तो इसका मतलब अब जब मैं अकेला रह गया तो उसके फ़ायदे भी होंगे और उसके नुकसान भी होंगे। मेरे लिए मैं अगर बात कहूँगा कि कंपटीशन हो तो मज़ा आता है। हेल्दी कंपटीशन हो, अच्छा कंपटीशन हो तो मज़ा आता है। एक्स वाई जेड बाद में बात करेंगे, रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए तो। ही हैज़ ऑफर्ड टू सेल हिज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स टू टोयो एट डिस्काउंटेड प्राइस इन रिटर्न ऑफ इमीडिएट इन कैश। यानी इदीर कारोबार बंद कर रहा है। इदीर का जो माल पड़ा था उसने बोला यार वो किसको बेच रहा है? टोयो को दे रहा है। टोयो क्यों लेगा? टोयो क्यों लेगा? सुनिएगा, मैं आपको प्रॉज एंड कॉन्स बता रहा हूँ। टोयो क्यों लेगा? इधर हो सकता है इधर भाई माल में मटेरियल ही अच्छा नहीं इस्तेमाल करते, सस्ती क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इधर क्यों लेगा? सुनिएगा। और वो भी इधर को पेमेंट की ज़रूरत है, इमीडिएट पेमेंट चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात, उसने बोला कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है, लमसम में बेच दो। जैसे किसी को अपना घर बेचना होता है, फ़ौरन पैसों की ज़रूरत चाहिए होती है तो मार्केट वैल्यू से नीचे बेच देते हैं। द टोटल प्राइस ऑफ दीज आइटम कितनी है? 9,600 इन आइटम्स की। टोयो हैज़ 1415 कैश, मगर टोयो के पास कैश कितना पड़ा हुआ है बैंक में? 1415, मगर उसकी जो प्राइस है वो $9,600 है। एडवाइस करो टोयो को वेदर और नॉट शी शुड बाय इधर इन्वेंट्री। जस्टिफाई और आंसर बाय प्रोवाइडिंग 2 पॉइंट्स एंड फॉर एंड 2 पॉइंट्स अगेंस्ट बाइंग दिस इन्वेंट्री। 2 फ़ायदे 2 नुकसान। यार देखो, मैं होता ना, मैं सोचता, मैं तो अव्वल नहीं ख़रीदता। अगर मुझे सस्ता भी पड़ रहा, हाँ मुझे ये पता होता ना कि टोयो मुझसे अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, तो या हो सकता है मुझे ये पता होता ना मेरी लेबर टोयो से ज़्यादा चीप है, तो मैं सोचता। और अगर मैं बोलता हूँ हाँ, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मेरे पास जो वर्किंग कंडीशंस है ना अच्छी नहीं है, मेरे पास जो लिक्विडिटी कंडीशन है अच्छी नहीं है, 1415 रुपये बैंक में पड़े हुए। अब उन्होंने बोला है अगर मुझे एक चीज़ डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है तो मेरे लिए तो फ़ायदा है ना, मैं उसको अपना नाम लगा के थोड़ा सेटिंग वेटिंग करके बेच दूंगा। अगर मैं फॉर की बात करता हूँ, सेल ऑफ डिस्काउंटेड इन्वेंट्री शुड बी प्रॉफिटेबल, मेक अ प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन। सस्ता लूँगा और नफ़ा रख के बेचूंगा तो मुझे ही फ़ायदा है ना। और उसमें जब फ़ायदा होगा तो मेरे पास बैंक बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। सेलिंग एक्स्ट्रा इन्वेंट्री में इंक्रीज टोटल सेल्स। भाई ये तो मेरी एक्स्ट्रा है ना, मेरा तो पैसा भी नहीं लग रहा, मेरा तो टाइम भी नहीं लग रहा, मेरी तो मेहनत भी नहीं लग रही, मेरी मजदूरी भी नहीं लग रही, ना मेरा माल लग रहा है। मैंने एक रैंडम मार्केट से परचेज कर लिया और बेच दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे मुझे सेल्स बढ़ेंगी, मोर कस्टमर्स आएंगे, मोर रेवेन्यू भी आएगा। कंप्लीटेड इन्वेंट्री में बी टर्न इनटू कैश क्विकली।
अगर जो माल मैं खुद बनाता उसमें प्रोसेस होता, फिनिश गुड बनने में टाइम लगता, तो इसका मतलब वो बना बनाया मिल गया तो फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. हर ओन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड हैड डिक्रीज, सो देयर मे बी स्कोप फॉर हर टू सेल एडिशनल इन्वेंट्री. तो जाहिर सी बात है, दीज आर द फ़ायदा ऑफ टोयो भाई. नुकसान क्या होगा सुनना. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेने के लिए. इफ़ हैव टू बोरो मनी विल इनकर इंटरेस्ट चार्जेस. अगर मैं किसी और के पास जाता हूँ, बैंक बोलेगा भाई इंटरेस्ट दो. इट मे इनकर स्टोरेज कॉस्ट. मेरे पास गोडाउन या वेयर हाउस नहीं है, रखूँगा कहाँ. मे नॉट बी एबल टू सेल द इन्वेंट्री इफ अनपॉपुलर इन्फीरियर क्वालिटी, जो मैंने आपको बताया. मे इंक्रीज सेलिंग कॉस्ट. दूसरी बात, ऊपर फ़ायदे में क्या लिखा था, टोटल सेल्स इंक्रीज, मोर कस्टमर. हो सकता है कस्टमर इस माल को बेचने में कस्टमर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए. अब मैं तुम्हें इसको इस तरीके से रिजेम्बलेंस देता हूँ क्योंकि यू ऑल आर बिजनेस स्टूडेंट्स. मैंने फॉर एग्जांपल एक जानवर लिया है कुर्बानी के लिए. मैंने एक जानवर लिया है लास्ट ईयर बकरीद में से पहले ले लिया था. उसको मैंने उसी जगह पे फार्म पे रख दिया. उधर खाना जो है ना, मेरा हफ्ते 10 दिन 15 दिन में रोज़ 10 दिन 15 दिन में चक्कर लगता है. मैं उन फार्म वालों पे भरोसा नहीं करता. मैंने कहा आप लोग कितना दूध पिला रहे हो, कितना घी खिला रहे हो, कितना काजू बादाम पिस्ते का दूध बना के इसको पिला रहे हो. मैं आपको पलाई के पैसे दे रहा हूँ तो मुझे काम भी तो वैसा दो ना. मैं अगर फर्नीचर बनाता हूँ मेरे सेंटर का, मेरे इंस्टीट्यूट का, अकेडमी का, तो मैं तैयार नहीं लेता. मैं बाबा को बोलता हूँ. बाबा ने कहा तेरे पास टाइम है. मैंने कहा जी. तो बोला मैं माल मंगवा देता हूँ, लकड़ी वकड़ी मंगवा देता हूँ, मैं अपने डिज़ाइन का बना लूँगा. इतना साइज़ रखना, ये रखना, वो रखना. मार्केट से लेने जाऊँगा तो हर चीज़ मेरे मयार के मुतालिक नहीं होगी. यानी लकड़ी कैसी हो रही है, कील कैसे यूज़ हो रही है, ड्रॉ के जो चैम्बर्स हैं वो कैसे हैं, क्वालिटी इन्फीरियर क्वालिटी है क्या है. तो इसका मतलब टोयो को अगर यहाँ पर अगेंस्ट भी है और वो भी है, तो जाहिर सी बात है एडवाइस करना है तो एडवाइस किसको देख के करोगे कि यार टोयो के पास जो है 1405 रुपये कैश एट बैंक पड़ा हुआ है, विच इज़ नॉट इनफ फॉर इम्प्रूव लिक्विडिटी. तो बना बनाया माल मिलेगा तो मुझे फॉर एग्जांपल हैंस आई फील टोयो शुड नॉट परचेज दिस इन्वेंट्री बिकॉज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स. बेच डिस्काउंट मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है, ज़रूरी थोड़ी है. अगर भाई मेरा जैसे एक बिरयानी बनाता है अल्लाह वाला बिरयानी, एक बिरयानी बनाता है फरहान बिरयानी, दोनों ही बिरयानी बनाते हैं ना, मगर चलती किसकी है, चिकन फरहान बिरयानी ज़्यादा चलती है. लोगों की प्रेफरेंस फरहान बिरयानी ज़्यादा है. तो जाहिर सी बात है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा. तो इसका मतलब हैंस इसका वो रिकमेंडेशन क्या डाल दी, लंबी नहीं करना. हैंस आई फील टोयो शुड नॉट परचेज दिस इन्वेंट्री बिकॉज ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी एंड अदर स्टफ. हैंस आई फील. हो सकता है आपके हिसाब से टोयो को ख़रीदनी चाहिए. तो भाई आपको क्या रखने, फ़ायदे को और नुकसानात को मद्देनज़र रख के अपना ओपिनियन देना है, लॉन्ग टर्म पे सोच के ओपिनियन देना है. लॉन्ग टर्म पे अगर आप जो माल बना रहे हो वो डिफरेंट माल मंगवा रहे हो और आप कोई और जो बना रहा है वो डिफरेंट मंगवा रहा है, तो जिसकी वजह से कॉस्ट में फ़र्क आ सकता है. ये एक 15 मार्क का क्वेश्चन था, 20 मार्क का क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया.